चलिए आज का हम लोग का जो सेशन होगा, पिछला जो वीडियो आया था आप लोग का, वो वीडियो क्लास 6 के ज्योग्राफी पर था। आज का जो हम लोग वीडियो सेशन हम लोग देखेंगे, आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 7 के ज्योग्राफी पे आधारित है। क्लास 7 का जो सिलेबस है उस पर आधारित है। और देखिए जितने सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक, जिसका जो साइंस है, सोशल साइंस है, अगर तैयारी है तो उसका कोई भी एग्ज़ाम निकल जाने वाला है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपको क्लास वाइज हर चैप्टर का नोट्स आपको प्रदान करेंगे, हर चैप्टर का वीडियोज आपको होगा, और जिससे आपकी तैयारी जो है, आपकी तैयारी मुकम्मल तक पहुँचे, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस प्रयास में हम लोग आज जो सेकेंड वीडियो है क्लास 7 के जो ज्योग्राफी है उस पर आधारित समझते हैं, उसको आज समझने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, उसमें वो पॉइंट का नाम है पृथ्वी की बनावट। क्या है? पृथ्वी की बनावट, यही पॉइंट का नाम है। तो हम लोग को जानना है कि देखिएगा, जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे हम लोग जाते हैं वैसे वैसे तापमान और दबाव दोनों बढ़ते चला जाता है। तापमान भी बढ़ता है और दबाव भी बढ़ता है। तो ये जो है, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे की तरफ जाते हैं, धरातल के अंदर जाते हैं, तो तापमान भी बढ़ता है और दबाव भी बढ़ता है। अब पृथ्वी के अंदर की बारे में, पृथ्वी की बनावट के बारे में जानना है तो ये जानना है कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। कितनी परतें? पृथ्वी की 3 परतें होती है। पृथ्वी की 3 परतें होती है। वो कौन कौन सी होती है? पहली सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। ये है। और सियाल को ही आप लोग क्रस्ट के नाम से जानते होंगे। क्रस्ट कहा जाता है, इसको मेंटल कहा जाता है, इसको क्रोड कहा जाता है। तो क्रस्ट, मेंटल और क्रोड इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में सियाल, सीमा और नीफे होता है। जो क्रस्ट होता है इसी को भूपर्पट्टी भी कहा जाता है, और इसी का नाम सियाल भी है। तो पहला जो परत है क्रस्ट के बारे में हम लोग समझते हैं, क्रस्ट की कौन कौन से पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्रस्ट जो होता है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। ये पॉइंट है, ये जानने वाला है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। ये क्रस्ट में, चूंकि क्रस्ट का नाम सियाल है, इस वजह से इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि कौन कौन से इसमें जो है तत्व पाए जाते हैं, तो कौन कौन? सिलिका और एल्युमिनियम। क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। और इसी का जो दूसरा नाम है भूपर्पट्टी या भूपटल कहा जाता है। इसे भूपर्पट्टी कहिए या भूपटल कहिए, या भूपटल या जो सियाल है या क्रस्ट कहा जाता है। ये जितना सारा हम लोग पृथ्वी के अंदर से भूमिगत जो पानी हम लोग निकालते हैं, वो सारे पानी का स्रोत हम लोग पानी कहाँ से निकालते हैं? क्रस्ट से ही निकलता है। कोयला जो निकलता है कहाँ से निकलता है? कोयला का स्रोत, ये भी क्रस्ट से। सोना, हीरा, जो भी हम लोग पृथ्वी से निकालते हैं, सब का सब जो होता है, खनिज तेल, ये सब हम लोग क्रस्ट से ही निकालते हैं। खनिज तेल ये सब का स्रोत है। कौन का स्रोत? क्रस्ट है। ठीक है। दूसरा जो है मेंटल के बारे में समझते हैं। मेंटल को ही क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। मेंटल का ही दूसरा नाम क्या है? सीमा है। तो मेंटल में जो जानिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है कि बीच की परत होती है, यानी सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, उसके बीच जो, उसके नीचे जो होता है मेंटल होता है, सबसे नीचे क्रोड होता है। ये बीच की परत होती है। और इसमें कौन सा? सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा? सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें? ये आपका जो मेंटल है इसमें। और इसका दूसरा एक नाम मेंटल भी है। और ज्वालामुखी जो फूटते हैं, ज्वालामुखी और लावा का स्रोत होता है। ज्वालामुखी यहीं से निकलते हैं। ज्वालामुखी
का स्रोत कौन सा होता है? मेंटल होता है। अगर पूछा जाए कि ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है, तो वो ज्वालामुखी पृथ्वी के जो निचला परत होता है, मध्य वाला जो परत होता है जिसको मेंटल कहा जाता है या सीमा कहा जाता है, उसी से ये ज्वालामुखी निकलता है। और सबसे नीचे जो है, सबसे तीसरा जो परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको नीफे कहा जाता है या क्रूड भी कहा जाता है। तो क्रूड कहा जाता है या नीफे कहा जाता है। तो तीसरा जो है, तीसरे के बारे में समझते हैं, क्रूड के बारे में। क्रूड जो होता है जिसको नीफे कहते हैं, इसकी क्या क्या खासियत होती है? ये सबसे, इसमें याद रखने वाला ये चीज़ है कि सबसे निचली परत होती है। सबसे निचली परत कौन सी होती है? उसको क्या बोलते हैं? क्रूड कहा जाता है। और इसमें निकेल और लोहा होता है। निकेल तथा लोहा की मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। और क्रूड इसका अन्य नाम है। तीसरा, तापमान और दबाव सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। तापमान और दबाव ज़्यादा होने के चलते कोई भी यहाँ पे चीज़ जो होता है ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, सब पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। कहाँ पे? ये जो होता है क्रूड में, क्रूड में यानी नीफे में। तो ये जो है फर्स्ट जो पृथ्वी की बनावट है, पृथ्वी की बनावट को अगर डायग्राम की मदद से समझा जाए तो ये जो है सबसे अंदर का चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्रूड कहा जाता है। इससे बाहर वाला ये जो है ये मेंटल है। और सबसे बाहर वाला जो होता है, सबसे बाहर वाला क्रस्ट कहा जाता है। तो ये जो है इसी तरीके से होता है। इसकी मोटाई कम होती है, इसकी मोटाई और ज़्यादा होती है। और सबसे नीचे जो होता है ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये क्रूड है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, चट्टान और खनिज के बारे में जानना है कि चट्टान क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं। इस पॉइंट से कौन कौन से जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन उठ सकते हैं, उसके बारे में समझना है। चट्टान एवं खनिज। चट्टान एवं खनिज, यह टॉपिक का नाम है। यहाँ से हम लोग को ये जानना है, चट्टानों के बारे में जानना है। चट्टान कहते किसको है? जो पृथ्वी का जो परत होता है, अगर बहुत ज़्यादा अगर मोटा हो जाए, कठोर हो जाए, तो उसी को चट्टान कहा जाता है। तो चट्टानों के बारे में ये जानना है, चट्टानें कितने प्रकार की होती है। चट्टानों के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार की चट्टान होती है। एक आग्नेय चट्टान होता है, दूसरा अवसादी चट्टान होता है, और तीसरा जो होता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होता है। कायांतरित कहिए या रूपांतरित कहिए, एक ही नाम है, एक ही चट्टान का नाम है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ये 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। जो आग्नेय चट्टान होती है इसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में समझना है। आग्नेय चट्टान के बारे में देखिए, आग्नेय जो चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान पिघला हुआ पदार्थ, जब मैग्मा जो होता है, मैग्मा कहाँ पे होता है? मेंटल जो अवस्था होती है, पृथ्वी का जो बीच वाला परत होता है, वहाँ पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर जो होता है, धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के अंदर, धरातल के निकट या धरातल के बाहर जब जम जाता है तो उससे क्या होता है? उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, उसे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और इसमें क्या जानना है? यही जानना है कि ये जो मैग्मा होता है, मैग्मा जब पिघला हुआ जो पदार्थ होता है पृथ्वी के धरातल से जब बाहर निकलने का प्रयास करता है, जहाँ पे चट्टानें कमज़ोर होती है, चूँकि तापमान और दबाव ज़्यादा होता है, तो दबाव ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे कमज़ोर पड़ेगा वहीं से निकलने का प्रयास वो करता है। तो जब निकलेगा तो कभी कभी होता क्या है कि रास्ते में ही पृथ्वी के नज़दीक आके वो पृथ्वी से बाहर ना निकल के पृथ्वी के अंदर ही क्या हो जाता है, वो जम जाता है, या पृथ्वी से बाहर निकल के जमता है। तो दोनों ही स्थितियों में जम के जो चट्टान बनती है उसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान का जो याद करने वाला चीज़ है, याद करने वाला में एक बात जो है कि इसमें परत नहीं होता है। आग्नेय चट्टान में परत नहीं होता है, कोई भी परत नहीं होता है। इसमें क्या होता है? रवा होता है, रवा होता है।
क्रिस्टल होता है इसमें आग्नेय चट्टान में। और जमने के समय के आधार पर रवा का आकार जो आकार निर्भर करता है कि रवा छोटा होगा या बड़ा होगा, कि वो ये किस पे आधार निर्भर करता है कि जो जमना कितने समय में वो जमा है। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर पृथ्वी के अंदर जम के चट्टान का अगर आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है तो उसके रवे बड़े होते हैं। पृथ्वी के अंदर अगर जमता है, पृथ्वी के अंदर जब जम जाता है तो उसके रवे क्या होते हैं? रवे उसके बड़े होते हैं, रवे बड़े होते हैं। किसके? पृथ्वी के अंदर जब जमता है तब। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट के जो रवा होता है वो बड़ा बड़ा होता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। फिर पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के आगे अगर चट्टान बनता है और वो जो जमता है तो वहाँ पे रवा जो होता है छोटा छोटा होता है, क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर जमने की जो प्रक्रिया होती है वो जो होती है जल्दी हो जाती है, पृथ्वी के अंदर ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से वहाँ पे रवा बड़ा बड़ा होता है। और पृथ्वी के अंदर जब चट्टानें, पृथ्वी के ऊपर जब चट्टानें जमती है तो उसके जो रवे होते हैं पृथ्वी के अंदर जमने पे उसके रवे, पृथ्वी के अंदर जमने पे उसके रवे क्या होते हैं? महीन होते हैं, रवे महीन होते हैं। इसके जो क्रिस्टल होते हैं और सब छोटे छोटे होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका पृथ्वी के ऊपर जमने वाला जो आग्नेय चट्टान है उसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट चट्टान या ऑब्सीडियन चट्टान। ऑब्सीडियन ये पृथ्वी के बाहर जमता है और इसके जो रवे होते हैं छोटे छोटे होते हैं। और ग्रेनाइट जो है पृथ्वी के अंदर जमता है, इसके रवा जो होता है, इसका जो क्रिस्टल होता है वो जो होता है बड़ा बड़ा होता है। तो ये आपकी एक नए आग्नेय चट्टान हुआ। फिर अवसादी चट्टान समझना है। अवसादी चट्टान समझते हैं। अवसादी चट्टान कैसे बनता है? अवसादों या तलछटों के जमाव से ये अवसादी चट्टान बनती है। जब नदियों के या जो किसी हवा से अगर एक जगह से दूसरी जगह जो अवसाद है वो जाके जमा होते रहता है तो उस तरीके से जो है ये अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टान दो अवस्था में बनती है, एक पानी के अंदर बनता है, एक पानी के बाहर बनता है। तो अवसादी चट्टान में ये समझना हम लोग को, यहाँ से समझा जाए, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान में क्या समझना है कि ये अवसादों या तलछटों के जमने से बनती है। और ये जो बनती है ये दो प्रकार से बनती है। एक पानी के अंदर से बनती, पानी के अंदर अगर अवसाद जमा होते हैं तो उससे एक बनती है, पानी के बाहर अवसाद जमा होने से बनती है। पानी के बाहर, पानी के बाहर यानी जमीन पर। अब पानी के अंदर कैसे? जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक होता है तो एक परत दर परत होते रहता है, तो दबाव के कारण ये परतें आपस में जम जाती है, जुट जाती है और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है। उसका एग्जाम्पल क्या है? पानी के अंदर बनने वाला चूना पत्थर है। चूना पत्थर जो होता है पानी के अंदर बनता है, यह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। पानी के बाहर हवा के माध्यम से जो होता है, अगर एक जगह से दूसरी जगह अवसाद जमा होते रहते हैं तो बहुत लंबे समय में परत दर परत जमा होते हैं और जो दबाव के कारण यहाँ भी जुटते हैं तो इनसे जो होता है पानी के बाहर अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। उसमें पानी के बाहर अवसादी चट्टान जो बनते हैं उसके एग्जाम्पल है बालू पत्थर और दूसरा है सेल। बालू पत्थर और सेल जो तो है पानी के बाहर बनता है या अवसादी पानी के अंदर जो चूना पत्थर बनते हैं। तो अवसादी चट्टान आपको क्लियर हो गया होगा। अवसादी चट्टान तलछटों या औषधों के जमाव से, जमने से जो चट्टान बनती है उसको अवसाद नाम ही है। तो अवसाद का मतलब होता है वेस्टेज। अगर नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है, धूल कण लेके आती है,
जो पत्थर के टुकड़े लेके आती है उसको अवसाद कहा जाता है। तो वो नदियों का, तो चूंकि नदियाँ समुद्र में गिरती है तो समुद्र में जाके गिरती है, तो गिरते गिरते कई सारी नदियाँ गिरती है, तो एक परत दर परत, परत दर परत जाके एक परत बैठ जाता है। उसी परत को, उसी चट्टान को क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान कहा जाता है। उस तरीके के चट्टान का एग्जाम्पल चूना पत्थर है। और पानी के बाहर अगर अवसादी चट्टान का निर्माण होता है तो उसका एग्जाम्पल जो है बालू पत्थर और सेल होता है। फिर आगे चलते हैं रूपांतरित चट्टान की तरफ। रूपांतरित चट्टान समझते हैं। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान क्या है? जब आग्नेय या परतदार चट्टान के ताप या दाब, आग्नेय चट्टान या जो है परतदार यानी अवसादी चट्टान के तापमान या दबाव के कारण या दोनों के कारण अगर उनके रूप में अगर परिवर्तन होता है तो उसी को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। यानी आग्नेय चट्टान रूपांतरित हो सकती है और अवसादी चट्टान रूपांतरित हो सकती है। तो उनकी रूपांतरित होने के कारण, रूपांतरित होने का रीजन क्या है? तापमान और दबाव। तापमान और दबाव के कारण ये रूपांतरित होती है। तो इनके रूपांतरित आग्नेय या अवसादी चट्टान के रूपांतरण के कारण रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। और ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से जीवाश्म के बारे में समझना है। जीवाश्म किसे कहा जाता है? जीवाश्म समझिएगा, जब चट्टानों का निर्माण होता है तो उनके बीच में, जब एक परतों के, उनके परतों के बीच में क्या होता है कि जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, जाके जब वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे जाके दब जाते हैं। और जो दब जाते हैं तो बहुत लंबे समय के बाद वो कठोर हो जाते हैं या ठोस अवस्था में हो जाते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। यानी परतों अवसादी चट्टानों में पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के दब जाने से जो ठोस आकृति बनती है उसी को जीवाश्म कहा जाता है। फिर खनिज आता है। यहीं से खनिज समझना है। खनिज क्या होता है? खनिज के बारे में जानना है। खनिज जो होते हैं, खनिज से हम लोग अयस्क निकालते हैं। खनिज जो होते हैं, खनिज से भी तत्व निकलते हैं, अयस्क से भी तत्व निकलते हैं। बस अंतर ये होता है कि खनिज में, खनिज से तत्व निकालने की जो प्रक्रिया होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और अयस्क से तत्व निकालने की प्रक्रिया जो होती है, एलिमेंट्स निकालने की जो प्रक्रिया होती है, सस्ती होती है, आसानी से निकाला जा सकता है, ज़्यादा मात्रा में निकलता है। खनिज जो होते हैं, खनिज में कम मात्रा में होता है। तो यहाँ से खनिज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। खनिज दो प्रकार के, एक जो धात्विक, एक धात्विक खनिज होता है और दूसरा जो होता है अधात्विक खनिज होता है। दूसरा जो होता है अधात्विक खनिज होता है। जो धात्विक खनिज होता है ये दो प्रकार का ये भी होता है। एक लौह खनिज होता है, एक अलौह खनिज होता है। जिस लौह खनिज जिसमें लोहा की मात्रा होती है, अलौह खनिज जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है। और जो अधात्विक खनिज होता है ये भी दो प्रकार का होता है, कार्बनिक होता है और अकार्बनिक होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक होता है। एग्जाम्पल समझ लिए जाए, लौह खनिज में लोहा हो गया, निकेल हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। लौह खनिज में लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन ये सब हो जाएगा लौह खनिज में। अलौह खनिज में सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन ये सब अलौह खनिज में हो जाएगा। कार्बनिक खनिज में क्या आएगा? कार्बनिक खनिज में कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। अकार्बनिक खनिज में क्या आ जाएगा? अभ्रक और ग्रेफाइट अकार्बनिक खनिज का अंतर्गत आ जाएगा। तो ये बातें आपको उम्मीद करते हैं कि खनिज क्लियर हुआ होगा। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक दो प्रकार के, लौह और अलौह। अधात्विक दो प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। लौह खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है, लोहा की मात्रा होती है, जैसे में लोहा हो जाएगा लौह खनिज में लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, मैग्नीयम, मैग्नीज, कोबाल्ट और जो है टंगस्टन लौह खनिज के अंतर्गत आ जाएगा। और लौह खनिज के अंतर्गत सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा ये सब लौह खनिज के अंतर्गत। अधात्विक खनिज में दो प्रकार, एक कार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक में जो होता है कोयला होता है और पेट्रोलियम हो जाएगा। अकार्बनिक खनिज के अंतर्गत अभ्रक और ग्रेफाइट आ जाएगा। अब जो हम लोग
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट का नाम है आंतरिक बल। जो पृथ्वी पर दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, एक एंडोजेनिक होता है, एक एक्सोजेनिक होता है। तो हम लोग यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्स के बारे में समझना है और एंडोजेनिक फोर्स से बनने वाली आकृतियों के बारे में समझना है, जिसको आंतरिक बल उनसे बनने वाली आकृतियों के बारे में समझना है हम लोग को। आंतरिक बल एवं उससे बनने, जिसको एंडोजेनिक कहा जाता है, एंडोजेनिक फोर्स होता है। तो इसके बारे में हम लोग को समझना है, एंडोजेनिक फोर्स के बारे में। देखिएगा, भूप्रपट्टी में यानी क्रस्ट में यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह में विभिन्न प्रकार की छोटे एवं बड़े किंतु कठोर संरचनाएं होती है। विभिन्न भूप्रपट्टी में, कहाँ पे? भूप्रपट्टी में अलग अलग प्रकार के छोटे एवं बड़े कठोर संरचनाएं होती है और इन कठोर संरचनाओं को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। क्या होता है? ये प्लेट कहा जाता है। इन प्लेटों के बारे में ये मानता है कि ये प्लेट जो होता है हमेशा गतिशील रहता है, एक जगह रहता नहीं है। ये प्लेट हमेशा गतिशील करते रहते हैं और इन्हीं प्लेटों से द्वीप का निर्माण होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, महासागरों का निर्माण होता है। ये सारी प्लेट हैं जो अलग अलग भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे महाद्वीप का, द्वीप का, महासागरों का निर्माण किसकी वजह से होता है? प्लेट की वजह से होता है। तो प्लेट किसको कहा जाता है? प्लेट के बारे में समझिएगा। प्लेट जो है, प्लेट कहते किसको है? भूप्रपट्टी में अलग अलग आकार की छोटे एवं बड़े किंतु कठोर संरचनाएं होती है, उन्हीं को कहा जाता है। ये जानना यही है कि ये भूप्रपट्टी में पाया जाता है। कहाँ पे? भूप्रपट्टी में पाया जाता है, यानी क्रस्ट में पाया जाता है। और ये इनका साइज अलग अलग होता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कठोर होता है। कठोर संरचनाएं होती है। तो ये कठोर संरचनाएं जो होती है भूप्रपट्टी में उपस्थित अलग अलग आकार के छोटे एवं बड़े कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें प्लेट कहा जाता है। प्लेट के बारे में कथन यही है कि प्लेट जो है हमेशा गतिशील रहता है, एक जगह रहता नहीं है। और इन्हीं प्लेटों से महाद्वीपों का निर्माण होता है, द्वीपों का निर्माण होता है, महासागरों का निर्माण होता है। यही प्लेट जो है, तो इन्हीं प्लेटों की वजह से इन सब का निर्माण होता है। और हम लोग को ये प्लेट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देके आगे जो है, आगे की क्लास में हम लोग प्लेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे कि कैसे प्लेट्स काम करती है। लेकिन यहाँ पे बस इतना ही जानिए, प्लेट कहते किसको है? भूप्रपट्टी में अलग अलग आकार की छोटी और बड़ी जो कठोर संरचनाएं होती है उन्हें प्लेट्स कहा जाता है। प्लेट्स जो होती है गतिशील होती है और इन्हीं से महाद्वीपों का, द्वीपों का, महासागरों का निर्माण होता है। फिर हम लोग को जानना है, इस यहाँ पे भूकंप के बारे में समझना है कि भूकंप होता क्यों है। आखिर भूकंप जो होता है, भूकंप के बारे में जानना है कि भूकंप का कारण क्या है। देखिए, अभी हम लोग पढ़े कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है प्लेटों में विभाजित होता है। कई सारे प्लेट्स होते हैं पृथ्वी का ऊपरी सतह, जो हमेशा गतिशील रहते हैं, एक जगह तो रहता नहीं है यह प्लेट, और हमेशा गति करते हैं। उस गति के कारण कुछ प्लेट जो होती है एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है, सट जाती है, कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती है, और कुछ प्लेट जो होती है साथ साथ रहती है, जिसके कारण जो साथ साथ आने के क्रम में कभी कभार हो जाता है कि टकरा जाती है, एक प्लेट दूसरे से टकरा जाती है। तो उस टकराहट के कारण कंपन शुरू होता है, पृथ्वी कांपने लगती है हम लोग, और उसी को भूकंप कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि भूकंप आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है जिसको भूप्रपट्टी कहा जाता है, ये भूप्रपट्टी जो होता है, भूप्रपट्टी कई प्लेटों से मिलके बना होता है, और वो प्लेट जो होती है एक जगह खड़ी नहीं रहती है, वो हमेशा गतिशील रहती है, गति करती रहती है। तो गति करने की वजह से कई सारे प्लेट्स जो होती है कभी दूर हटती है, कभी साथ में आती है। दूर हटने साठ क्रम कभी कभी ऐसा भी होता है कि टकरा भी जाती है। जब एक प्लेट दूसरे से टकरा जाती है तो वही स्थिति बनता है कि भूकंप आता है, और उसे ही भूकंप कहा जाता है। अब जो है भूकंप का तो कारण हम लोग समझ लिए कि भूकंप के
कारण क्या है, यानी भूकंप का कारण जो है, कारण अगर समझा जाए तो प्लेटों का टकराहट है। प्लेटों का टकराहट, टकराहट के कारण, टकराव के कारण क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। टकराव होता है तो कंपन होता है, उसी कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। अब भूकंप इसके कारण, प्लेटों के टकराव के कारण क्या होता है कि कई ऐसे भूभाग होते हैं, जमीन के जो ऊपरी जो सतह होता है जिसको भूप्रपटी होते हैं वो धंस जाता है। कई जगह होता है कि ऊपर उठ जाता है, ठीक है, कई जगह नीचे धंस जाता है, कई जगह ऊपर उठ जाता है। तो और ये आपको समझ में आया कि भूकंप का क्या प्रभाव है, प्लेटों के टकराहट से क्या होता है, ये भी एक प्रभाव है। और जो भूकंप की तीव्रता जो होती है उसको सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को काफी से मापा जाता है, सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। और सीस्मोग्राफ पे रिक्टर पैमाना होता है, रिक्टर पैमाना, क्या, रिक्टर पैमाना पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर पैमाना जो होता है, ठीक है, ये भूकंप तीव्रता मापने की इकाई है, ये इकाई है, यूनिट है। इसी पे 1 रिक्टर, 2 रिक्टर, 3 रिक्टर ऐसी तरीके से मापे जाते हैं। अब भूकंप का प्रभाव क्या है, ये तो भूकंप का कारण हम लोग समझ लिए कि भूकंप का कारण क्या है, भूकंप को कैसे मापा जाता है, मापने की इकाई क्या है, सारा बात समझ लिया गया। अब भूकंप का प्रभाव क्या आता है, भूकंप जब होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। थोड़ा देखते हैं किस तरीके से भूकंप का प्रभाव। प्रभाव के बारे में समझा जाएगा। देखिएगा, भूप्रपटी के नीचे का जो स्थान होता है जहाँ पे कंपन शुरू होता है, ठीक है, उसी स्थान को उद्गम केंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, यहाँ से कई सारे बातें हैं, यहाँ जो याद करने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये उद्गम केंद्र क्या होता है, जहाँ पे कंपन शुरू होता है, जहाँ पे प्लेट टकराती है, तो उसी स्थान को क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। यानी जहाँ कंपन शुरू होने वाला स्थान, कंपन शुरू होने वाला स्थान, ये क्या कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। इसके बाद जो होता है, उद्गम केंद्र जहाँ पे प्लेट टकराई वहीं पे कंपन शुरू हुआ, तो उस बिंदु से, मान लीजिए कि ये बिंदु है, ये उद्गम केंद्र है, पृथ्वी के नीचे पृथ्वी के नीचे जो है भूप्रपटी में, यहाँ पे प्लेट टकरा गई और इसके ऊपर, ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर जो बिंदु होता है, ये जो बिंदु होता है इसी को अधिकेंद्र कहा जाता है। यही जो बिंदु होता है उसी को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र यही बिंदु है। अब अधिकेंद्र से यहाँ पे, अब जब यहाँ से कंपन यहाँ पे आया तो सीधा, और यहाँ से अब क्या होता है, ये तरंग के रूप में फैलने लगता है। ये कंपन जो है तरंग के रूप में जितना दूर होगा उतना ही ये कंपन, इसका जो प्रभाव है कम मिलेगा। जितना नज़दीक जो एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर किसके रूप में, तरंग के रूप में चलता है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ घटती चली जाती है। और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सबसे ज़्यादा कंपन होता है। अधिकेंद्र यहाँ पे है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपन होगा, यहाँ पे कम कंपन होगा। बात समझ में आ रहा है। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपन होगा वहाँ पे सर्वाधिक क्षति होगा, सबसे ज़्यादा जान माल की हानि होगी। ये बात तो क्लियर होगा। फिर आगे समझते हैं हम लोग, चूँकि बिहार का भूकंप क्षेत्र है, बिहार में कौगो भूकंप क्षेत्र है, उसके बारे में समझना है। बिहार का भूकंपीय क्षेत्र समझना है, बिहार का भूकंप क्षेत्र। देखिए, बिहार में भूकंप क्षेत्र के आधार पर 3 गो भूकंप क्षेत्र है। एगो क्षेत्र नंबर 3, एगो 4, एगो 5। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 3 नंबर के अंतर्गत, भूकंप क्षेत्र 3 नंबर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, आपको मैप याद होगा। मैप में अगर ये जो है इस तरीके से अगर बिहार है तो यहाँ वाला जो जिला है, यहाँ वाला यही जो है ये भूकंप क्षेत्र 3 के अंतर्गत आता है। कौन कौन जिला है यहाँ पे, बक्सर है यहाँ पे, भोजपुर है, रोहतास है,
रोहतास है यहीं पे, यहाँ पे रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, फिर औरंगाबाद, जहानाबाद यहाँ पे आ जाइएगा इधर, औरंगाबाद, फिर जहानाबाद मिलेगा, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा भी आ जाता है, अरवल, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और गया, ये वाला जो एरिया है ये 3 नंबर का एरिया है। फिर 4 नंबर का जो क्षेत्र है यहाँ से स्टार्ट होता है। पूर्वी चंपारण इस कोना पे है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों। फिर यहाँ से आप सिवान यहाँ पे है, यहाँ पे सिवान और गोपालगंज, यहाँ पे सिवान हो जाएगा, यहाँ पे गोपालगंज हो जाएगा। तो सिवान गोपालगंज दोनों है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है यहाँ पे। फिर सारण मिलेगा, सारण यहीं पे है, यहीं पे सारण है, भोजपुर के ऊपर सारण हो जाएगा। फिर मुजफ्फरपुर इधर इस तरीके से आइएगा, मुजफ्फरपुर है, फिर नीचे वैशाली है, फिर पटना हो जाएगा, पटना इस तरफ आइएगा तो समस्तीपुर मिलेगा, समस्तीपुर, फिर नालंदा होगा, पटना के नीचे नालंदा है, पटना के नीचे नालंदा होगा। बेगूसराय इस तरफ से आते हुए यहाँ पे शेखपुरा होगा, नालंदा के इस तरफ, और यहाँ पे बेगूसराय होगा, बेगूसराय हो, पूर्णिया है, पूर्णिया होते हुए पूर्णिया और कटिहार इसी में आ रहा है, यहाँ पूर्णिया है, कटिहार है, यहाँ पे पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर यहाँ पे है, मुंगेर इस क्षेत्र में मुंगेर है, फिर भागलपुर होगा, लखीसराय यहाँ पे, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, ये वाला जो एरिया है इस तरीके से धरते हुए यहाँ पे, और मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका यहाँ पे, जमुई, बांका, खगड़िया, ये वाला जो एरिया है ये 4 नंबर का क्षेत्र है। और 5 नंबर भूकंप का जो क्षेत्र है यहाँ पे बचा हुआ जो है, यहाँ पे सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल ऊपर वाला। फिर नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे अररिया है, अररिया भी इसी में आता है, मधेपुरा, किशनगंज और दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा और दरभंगा, यहाँ पे किशनगंज है। कटिहार तो वहाँ पे नहीं होगा ना, कटिहार यहाँ पे होगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ऐसे होते हुए जो आ जाएगा ये 4 नंबर होगा, और यहाँ पे जो यहाँ वाला एरिया होगा ये 5 नंबर होगा। कौन कौन, फिर से एक बार समझिएगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फिर जो है यहाँ पे सुपौल के नीचे आ जाइएगा तो सहरसा, मधेपुरा और दरभंगा, यहाँ पे ये वाला जो एरिया 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो इस तरीके से भूकंप क्षेत्र बिहार के हैं, जिनको बिहार में 3 गो भूकंप क्षेत्र है, 3 क्षेत्र में बांटा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का जो बल है, पृथ्वी के बल के बारे में बल के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से बल होते हैं पृथ्वी के पास, क्योंकि ये जो चैप्टर ही है पृथ्वी के बल के बारे में ही बता रहा है। जो हम लोग पहले शुरू में जो हेडिंग ही था कि आंतरिक बल उससे बनने वाली आकृति। तो बल चूंकि आया है, बल पृथ्वी के 2 होते हैं, एक आंतरिक बल होता है, एगो बाह्य बल होता है, एगो एंडोजेनिक फोर्स होता है, एक एक्सोजेनिक फोर्स होता है। तो पृथ्वी का जो बल है इस चीज़ को समझा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पृथ्वी का बल, पृथ्वी के बल को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक बल है, आंतरिक बल, और दूसरा जो है बाह्य बल है। यहाँ पे बाह्य बल, आंतरिक बल और बाह्य बल। ये आंतरिक बल जो होता है ये फिर आगे 2 भागों में बढ़ जाता है। आंतरिक बल एक दीर्घकालीन भूसंचलन कहलाता है, दीर्घकालीन भूसंचलन, दीर्घकालीन भूसंचलन होता है। एक आकस्मिक भूसंचलन होता है। क्या होता है? आकस्मिक भूसंचलन। तो 2 प्रकार के आंतरिक बल होते हैं, एक दीर्घकालीन भूसंचलन होता है, एक आकस्मिक भूसंचलन होता है। और दीर्घकालीन जो भूसंचलन होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। दीर्घकालीन, एक महाद्वीपीय निर्माणकारी बल होते हैं, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, और एक जो होता है पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। फिर से जो आकस्मिक भूसंचलन होता है, आकस्मिक भूसंचलन भी 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। इसमें
जो होता है एक की वजह से ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी। दूसरा जो होता है भूकंप होता है, और तीसरा जो होता है भूस्खलन होता है, भूस्खलन। ये जो है अभी हम लोग क्या पढ़े कि पृथ्वी का बल दो प्रकार के, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। आंतरिक बल भी दो प्रकार का होता है, एक दीर्घकालीन भूसंचलन, एक आकस्मिक भूसंचलन। दीर्घकालीन भूसंचलन फिर दो प्रकार का होता है, एक महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। और आकस्मिक भूसंचलन होता है, ये तीन प्रकार का होता है, एक से ज्वालामुखी का निर्माण होता है, दूसरा से भूकंप होता है, तीसरा से भूस्खलन होता है। फिर बाह्य बल के बारे में समझते हैं। बाह्य बल जो होता है ये अनाच्छादन होता है, बाह्य बल के अंतर्गत अनाच्छादन आता है। और जो अनाच्छादन के अंतर्गत अनाच्छादन दो प्रकार का होता है, एक ऋतु क्षय होता है, एक अपर्दन होता है। एक ऋतु क्षय होता है और एक अपर्दन होता है। तो यही पृथ्वी के बल है। पृथ्वी के बल में आंतरिक बल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ पे बाह्य बल के बारे में बहुत कम चीज़ें पढ़नी है। बाह्य बल में एक अनाच्छादन पढ़ना है, फिर ऋतु क्षय, एक अपर्दन। तो इन चीज़ों को जो है इसको जरूर कंठस्थ रखिएगा, इसको जरूर समझिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आगे समझते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो यहाँ से और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो जानना ही होगी। आगे बढ़ते हैं। एक मैग्मा होता है, मैग्मा आपको समझ में आता है? मैग्मा होता है। मैग्मा क्या होता है? मैग्मा के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। जो पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ जो होता है किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में नहीं होता है, पिघला हुआ रहता है, पिघला हुआ अवस्था में होता है, उसी को मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर तापमान और दबाव बहुत ज़्यादा होता है, उस अधिकता के कारण जो भी पदार्थ होता है वहाँ पे पिघला हुआ अवस्था में होता है, उसी को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा जो होता है, मैग्मा में खासियत क्या होता है? एक जगह रहता नहीं है, ये भी गतिशील रहता है। ये भी जिस तरीके से प्लेट गतिशील होता है उसी तरीके से मैग्मा भी गतिशील रहता है। जहाँ कहीं पृथ्वी की परत कमजोर कहीं मिलती है, कहीं भी जहाँ मिले वहीं से निकलने का प्रयास करता है। देखिएगा ये जो गैस सिलेंडर हम लोग जो खाना बनाते हैं, जिस सिलेंडर की मदद से, अगर होता क्या है कि इसमें दबाव के द्वारा गैस को भरा जाता है अंदर, जहाँ कहीं से लीक होता है तो वहाँ से तुरंत गैस निकलने लगता है। वही रीजन वहाँ नीचे भी होता है कि जो नीचे जितने सारे मैग्मा है सब पिघला हुआ है, लेकिन क्यों पिघला हुआ है? तापमान ज़्यादा होने के कारण, दबाव ज़्यादा होने के कारण। चूंकि दबाव ज़्यादा है तो जहाँ पे परत कमज़ोर पड़ा वहीं से फाड़ के बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलता है, धरातल के ऊपर निकलता है तो धुआं निकलता है, भाप निकलता है, राख, आग, गर्म तरल के रूप में ये सब निकलता है, बाहर निकलता है, उसी को मैग्मा कहा जाता है। अब जो है हम लोग को पिछला जो हम लोग वीडियो बनाए थे उसमें भी पर्वत के बारे में पढ़ना था, और यहाँ पे भी पर्वत के बारे में जानकारी लेनी है कि पर्वत जो होते हैं, पर्वत कहते किसको है। हम लोग वहाँ पे पर्वत के बारे में क्या बोले थे, क्या समझे थे? पर्वत के बारे में ये समझाया गया था कि पर्वत जो होते हैं वो उच्च भूमि होती है, और ऊपर का जो उसका जो शीर्ष होता है वो संकुचित होता है, उसका जो शिखर होता है वो विस्तृत नहीं होता है, वो संकुचित होता है। ये पर्वत के बारे में पढ़ा गया था। यहाँ पर्वत के बारे में थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए। पर्वतों की ऊंचाई जो होती है 900 मीटर से ज़्यादा होती है। मतलब ऐसा उच्च भूमि जिसकी ऊंचाई 900 मीटर हो या उससे ज़्यादा हो तथा उसका शिखर जो संकुचित हो, उसे पर्वत कहा जाता है। पर्वत क्लियर हो गया होगा? पर्वत किसे कहा जाता है? उच्च भूमि होता है पर्वत, और इसका जो शिखर होता है, शिखर कैसा होता है? संकुचित होता है। संकुचित मतलब समझिएगा, संकुचित मतलब नीचे वाला अगर एरिया ज़्यादा है तो ऊपर वाला इस तरीके से, ऊपर वाला कम हो जाता है, तो इसी को संकुचित कहा जाता है। शिखर संकुचित होता है, और इसका जो ऊंचाई होता है 900 मीटर। 900 मीटर अगर ऊंचाई है तभी पर्वत कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। पर्वत के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, कल भी हम लोग पढ़े थे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड जो कर लेना है। थोड़ी जो शुरुआत कल थी वलित पर्वत के बारे में, तो वलित पर्वत के बारे में समझा गया था कि उसका जो सतह होता है उबड़ खाबड़ होता है, शिखर होता है, उसी को वलित पर्वत कहा जाता है। यहाँ पे वलित पर्वत के बारे में हम लोग क्या समझेंगे? वलित पर्वत देखिए, वलित पर्वत कब बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। देखिएगा, जब दो विपरीत दिशाओं में
जब दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न, यानी मान लीजिए कि इस दिशा से भी इस दिशा से भी यहाँ पे ही बल लग रहा है, तो इस बल को क्या कहते हैं? संपीड़न बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपीड़न बल कहते हैं। और यही संपीड़न बल जो होता है उसको पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल होता है। तो जब दो दिशाओं से, दो विपरीत दिशाओं से एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसको संपीड़न बल कहते हैं, उसे पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। और इसी बल के कारण क्या होता है? जो वलित पर्वत का निर्माण होता है। अगर वलित पर्वत पूछा जाए कि वलित पर्वत किस बल के कारण होता है? संपीड़न। होता क्या है कि जैसे में एक कागज रखिएगा, कागज को सीधा कीजिएगा इस तरीके से, दोनों तरफ से इस तरीके से लाइएगा तो ऊपर वाला बीच वाला भाग क्या हो जाए? मुड़ के ऊपर उठ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो उसी तरीके से वलित होता है। फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है वलित पर्वत को इंग्लिश में। फोल्ड मतलब वलित मतलब जो होता है मुड़ना, फोल्ड मतलब ही मुड़ना होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वलित पर्वत का, जो एग्जाम्पल है भारत का हिमालय जो पर्वत है वो वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल है। और रॉकी जो पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, ये भी जो है वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल है। दूसरा जो पर्वत है उसको भ्रंशुत्थ पर्वत कहा जाता है या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। भ्रंशुत्थ पर्वत कहिए या ब्लॉक पर्वत कहिए, इसके बारे में थोड़ा समझा जाए। क्या होता है? भ्रंशुत्थ पर्वत। इसी पर्वत को क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत है। बहुत जो होता है आधा होता है, ब्लॉक पर्वत। भ्रंशुत्थ पर्वत ही ब्लॉक पर्वत है। ये कब होता है? ये इसका निर्माण कब होता है? इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। होता क्या है कि जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद, यहाँ भी ये इस तरीके से समानांतर है और अचानक बीच का भाग जो होता है उठ जाता है, अचानक जो होता है वो इस तरीके से उठ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, भ्रंशुत्थ पर्वत कहा जाता है। भूतल के समानांतर भ्रंश के बाद बीच का जो भाग होता है ऊपर उठ जाता है तो उसे भ्रंशुत्थ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट इसका भ्रंशुत्थ पर्वत का एग्जाम्पल है। और भारत में आप लोग सतपुड़ा पर्वत का नाम सुने होंगे, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत ये भी जो है भ्रंशुत्थ पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। और इसी सतपुड़ा श्रेणी से नर्मदा नदी गुजरती है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो है अगला जो पर्वत होता है जिसको संचयन पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट जो है संचयन पर्वत। और आप लोग थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि संचयन पर्वत का नाम नहीं बोले थे, तो संचयन पर्वत को ही ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। अब क्लियर हो गया होगा। ज्वालामुखी पर्वत कल हम लोग पढ़े थे, ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत किसे कहा जाता है या संचयन पर्वत किसे कहा जाता है? जब ज्वालामुखी निकलती है तो उसके अलावा जो अन्य पदार्थ होते हैं पृथ्वी पे गिरते हैं, गिर के जब ठंडा होते हैं तो पर्वत का आकार ले लेते हैं। तो उस जो पर्वत का रूप ले लेते हैं उसी को संचयन पर्वत कहा जाता है या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। इस तरीके का पर्वत का एग्जाम्पल है जापान में फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा है। फ्यूजियामा पर्वत जो है वो संचयन पर्वत का एग्जाम्पल है। अफ्रीका में किलीमंजारो है, अफ्रीका का किलीमंजारो, ये भी जो है वो संचयन पर्वत कहिए या ज्वालामुखी पर्वत कहिए, इसका एग्जाम्पल है। फिर चौथा जो पर्वत होता है उसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत कल हम लोग पढ़े थे। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? जब अवशिष्ट पर्वत क्या कहा जाता है? जो वलित पर्वत होते हैं जब बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो अपर्दन की क्रियाएं होती है, अपर्दन की क्रियाओं की वजह से उनकी जो ऊंचाई होती है कम होती चली जाती है, तो उसे ही अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। कल ऐसा हम लोग पढ़े थे अवशिष्ट पर्वत के बारे में। ठीक है, और यही आज भी हम लोग पढ़ेंगे अवशिष्ट पर्वत, यही कहलाता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत जो है अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं और जब इनकी ऊंचाई कटने छटने से जब कम होती है तो उसी अपर्दित भूभाग को क्या कहा जाता है? ये अपर्दित है, यानी इनकी जो ऊंचाई होती है अपर्दित पर्वत कह दीजिए। अपर्दित पर्वत को क्या कहा जाता है?
ये अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। भारत में अरावली पर्वत का आप लोग नाम सुने होंगे, राजस्थान वाला जो एरिया है यहाँ पे अरावली पर्वत है। फिर पारसनाथ की जो पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी, ये भी जो है ये अवशिष्ट पर्वत का ही एग्जाम्पल है। तो ये पर्वत हो गया। अब जो है पठार के बारे में समझना है। पठार किसे कहा जाता है? पठार के बारे में कल थोड़ा सा हम लोग समझे थे, आज पठार के प्रकार का भी हम लोग पढ़ेंगे। कल पठार का केवल डिफिनीशन पढ़ा गया था, पठार कहा किसको जाता है। जो एक और देख लीजिए, 900 मीटर से जिसकी ऊंचाई कम हो तथा जिसका ऊपरी भाग जो हो विस्तृत हो, समतल हो, उसी को पठार कहा जाता है। और पठार भी कई प्रकार के होते हैं। पठार के प्रकार समझिएगा, एक महाद्वीपीय पठार होता है, महाद्वीपीय पठार होता है। दूसरा जो होता है वायुढ़ निक्षेप पठार होता है, वायुढ़ निक्षेप पठार, दूसरा पठार वायुढ़ निक्षेप पठार होता है। तीसरा हिमनदीय निक्षेपण पठार होता है, हिमनदीय निक्षेपण पठार। और चौथा जो होता है लावा निर्मित पठार होता है, लावा निर्मित पठार चौथा पठार है। अंतर पर्वतीय पठार है अगला, अंतर पर्वतीय पठार। और फिर नेक्स्ट है गिरिपद पठार, गिरिपद पठार। तो इतने प्रकार के पठार होते हैं। कल हम लोग ये नहीं पढ़े थे, आज नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास में इसको, और कल हम लोग केवल पठार का परिभाषा पढ़े थे। पठार का परिभाषा क्या होता है, तो पठार का परिभाषा क्या हम लोग पढ़े थे कि ये भी उच्च भूमि होती है और इसका जो ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपरी जो शीर्ष होता है वो क्या होता है, ऊपरी शीर्ष पूर्ण रूप से समतल होता है। तो ऐसी इस प्रकार की उच्च भूमि क्या कहलाती है, इस प्रकार की जो उच्च भूमि होती है उसको हम लोग क्या कहा जाते हैं, इस प्रकार की उच्च भूमि को पठार कहा जाता है। पठार महाद्वीपीय पठार, वायुढ़ निक्षेप पठार, हिमनदीय पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार और गिरिपद पठार होते हैं। फिर आगे मैदान के बारे में, मैदान तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। मैदान कहा किसको जाता है, जो समतल भाग होता है, जिसका ढाल जो होता है सामान्य होता है, समतल भूमि वाला जो क्षेत्र होता है उसको मैदान कहा जाता है। मैदान का हम लोग कल प्रकार भी पढ़े थे, मैदान कितने प्रकार का होता है आज भी पढ़ेंगे। मैदान है, मैदान सामान्य ढाल और समतल भूमि वाला जो क्षेत्र होता है, इसका जो ढाल होता है वो सामान्य होता है और समतल भूमि होती है। इस तरीके का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, मैदान कहा जाता है। और ये मैदान की खासियत ये है कि ये समुद्र तल से नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। मैदान के बारे में यही जानना है। और मैदान में 3 प्रकार के मैदान होते हैं। एक अपर्दन मूलक मैदान होता है, कल हम लोग पढ़े थे। और दूसरा जो होता है निक्षेपण मूलक मैदान होता है, निक्षेपण मूलक मैदान होता है। और तीसरा जो होता है रचनात्मक मैदान होता है। तीसरा क्या होता है, रचनात्मक मैदान। 3 प्रकार के मैदान होते हैं। तो अपर्दन मूलक किसको कहते हैं, जिन मैदान का निर्माण अपर्दन की शक्तियों के कारण होता है उन्हें जो है अपर्दन मूलक मैदान कहते हैं। जैसे में फिनलैंड का मैदान है, उत्तरी यूरोप का मैदान है, कनाडा का पूर्वी क्षेत्र का मैदान है, ये सब अपर्दन मूलक का मैदान का एग्जाम्पल है। निक्षेपण मूलक का, ये निक्षेपण नदियों के द्वारा, हिमानी के द्वारा या वायु और सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं, उनके निक्षेप से जो मैदान बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, निक्षेपण मूलक मैदान कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है केरल का तटीय मैदान और हंगरी का मैदान। रचनात्मक मैदान किसे कहा जाता है, पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के द्वारा जो मैदान निर्मित होते हैं उनको रचनात्मक मैदान कहा जाता है। उत्तर अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान हो या भारत का उत्तरी मैदान हो, ये जो है रचनात्मक मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आगे एक और पॉइंट जोड़ लिया जाए, वायुमंडल के बारे में समझ लिया जाए। वायुमंडल क्या है, उसके बाद जो है अभी आज ये ख़त्म नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो जो है लंबा जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इसको ख़त्म कर देंगे, इसको पूरा कर दिया जाएगा। तो इसमें एक और टॉपिक रख लिया जाए। वीडियो देख ले रहे हैं कितना समय का हो रहा है, 49 मिनट हो गया है, तो इसको इतना ही रहने दिया जाए। आगे की क्लास में जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा।